नक्सलवाद के कमजोर होने के सरकारी दावों के बीच माओवादियों ने बस्तर में एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस दुखद घटना में डीआरजी के 10 जवानों समेत एक चालक की दुखद मौत हो गई है। इस वक्त मैं घटना स्थल से बस्तर जंक्शन के लिए आपके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूं। आज बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर लेकर मैं आपके सामने पहुंचा हूं। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के इलाके में माओवादियों ने एक आईडी विस्फोट किया। आईडी विस्फोट इतना सशक्त रहा, इतना शक्तिशाली रहा कि वाहन में सवार पूरे 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 जवान शामिल हैं और एक वाहन चालक शामिल है। जैसी जानकारी पुलिस द्वारा दी जा रही है, पुलिस ये जानकारी दे रही है कि अरनपुर थाना क्षेत्र के इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली हैं जगदीश, इसकी मौजूदगी की आसूचना थी, इनपुट थी। इसी इनपुट के आधार पर बस्तर पुलिस द्वारा डीआरजी के लगभग 250 जवानों की एक टुकड़ी को अरनपुर के उन इलाकों में डिप्लॉय किया गया एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, जिस इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। हालांकि इस दौरान किस तरह का कोई एनकाउंटर तो नहीं हुआ पुलिस और नक्सलियों के बीच, मगर जवान आज जब दोपहर में वापस लौट रहे थे, इसी दौरान माओवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये वो सड़क है अरनपुर की। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे अरनपुर थाना है। अरनपुर थाने पहुंचने के बाद 250 जवानों की जो टुकड़ी थी, उसमें से कुछ जवानों को वाहनों में सवार करके दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। करीब 4 वाहन बताए जा रहे हैं, जिसमें सवार कर डीआरजी के इन जवानों को वापस दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। मगर अरनपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर इस जगह पहुंचते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना सशक्त और इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट होते ही वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन का जो कल पुर्जा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले उस सड़क का हाल देख लीजिए, जहां इस बारूदी सुरंग को माओवाद संगठन द्वारा विस्फोट कर उड़ाया गया। विस्फोट के बाद करीब 8 से 9 फीट गहरा गड्ढा हो गया। करीब 12 फीट चौड़ा जो है, 12 फीट चौड़ा, और करीब सड़क पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि आवागमन दुरुस्त करने के लिए गड्ढे को किनारे पे इस सड़क पे पाट दिया गया है और फिर उस इलाके से जो दोपहिया वाहन है वो निकल पा रहे हैं। विस्फोट के जद में आने के बाद वाहन का जो कल पुर्जा रहा है वो घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ है। ये कुछ कल पुर्जे हैं, आप देखिए। ये घटना स्थल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि माओवादी कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दे पाए हैं। ये वाहन के कल पुर्जे हैं, टाटा फोर्स की गाड़ी थी और गाड़ी में 10 जवान सवार थे और एक सिविलियन बताया जा रहा है जिस ड्राइवर की मौत हो गई। इस तरह से चारों तरफ जो है वाहन के कल पुर्जे, चेचिस पूरी तरह से खत्म है, वाहन पूरी तरह से खत्म है और वाहन में सवार पूरे 11 लोग भी 11 लोगों की भी मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद ही घटना स्थल पर आला पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। दंतेवाड़ा एसपी और साथ ही डीआईजी कमलोचन कश्यप घटना स्थल पहुंच चुके हैं। और ये जो घटना स्थल है, यहाँ से इस तरफ पे आप देखिए घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। करीब 100 मीटर की दूरी से माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी से माओवादियों ने कमांड आईडी ब्लास्ट किया है। और जब भी माओवादी इस तरह के आईडी को प्लांट करते हैं, बारूदी सुरंग को प्लांट करते हैं, जहां करीब 100 मीटर की दूरी से या 200 मीटर की दूरी से उन्हें कमांड देना होता है आईडी को ब्लास्ट करने के लिए, तो उस जगह पर किसी तरह का एक टारगेट सेट करते हैं माओवादी कि भाई कोई ऐसा टारगेट हो जहां ये पता चले कि सड़क से जब वाहन गुजर रही हो और उसी जगह आईडी प्लांट किया गया है। तो उस टारगेट को आप देखिएगा, ये पतला सा नाला बह रहा है सड़क के किनारे से और यहाँ पे माओवादियों ने इस जगह पर इस पेड़ को काट गिराया था। तो पेड़ का जो ठूंठ है और ये जो गड्ढा है, इसे दिखा दीजिएगा, और ये पेड़ का ठूंठ और इस गड्ढे के सहारे जो है माओवादियों ने ये संभवतः अंदाजा लगाया है कि इसी जगह को माओवादियों ने टारगेट कर रखा था। कुछ देर पहले डीआईजी कमलोचन कश्यप से जब मेरी बात हो रही थी, तब मैंने उनसे पूछा भी कि यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जिसे देखकर माओवादियों ने इस कमांड आईडी को ब्लास्ट करने के लिए टारगेट सेट किया था, तो उन्होंने मुझे ये पेड़ का ठूंठ ही दिखाया। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी तक घने जंगलों में माओवादियों ने वायर बिछा रखा था और वहां से कमांड दिया और फिर यहाँ एक
धमाकेदार ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में डीआरजी के पूरे 10 जवानों की शहादत हुई है। जैसा कि कमलोचन कश्यप डीआईजी हमें बता रहे थे, जब जवान लौट रहे थे इस रास्ते से होकर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के लिए, एक वाहन इस जगह से पार हो चुकी थी, जवानों से भरी जो वाहन थी। दूसरी वाहन इस ब्लास्ट की चपेट में आई और जो तीसरी वाहन थी वो यहाँ से करीब 150 मीटर की दूरी पे थी। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, माओवाद संगठन द्वारा इस तरफ से फायरिंग शुरू की गई। जैसे ही इस इलाके से फायरिंग आई तो फिर वहीं जो तीसरा वाहन है उसे रोककर जवानों ने गोलीबारी शुरू की। गोलीबारी के बाद माओवाद संगठन इस घने जंगल का सहारा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया और जिस तरह से इस इलाके से फायरिंग आ रही थी उसके मुताबिक जवानों ने ये अंदाजा जताया है कि करीब 8 से 10 माओवादियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे इलाके में माओवादियों के दरबा डिवीजन एरिया कमेटी सक्रिय है और जैसा कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस जगह माओवादियों ने करीब 50 किलो का विस्फोटक जो है यहाँ इस्तेमाल किया था। बारूदी सुरंग बनाया जाता है ऐसे जगह पर आईडी प्लांट करने के लिए, चूंकि ये जो सड़क है आप देखिए, ये बिटुमिनस की सड़क है, बीटी सड़क है, डामर की सड़क है। तो ऐसे में यहाँ पे आईडी प्लांट करना एक बड़ी चुनौती होती है माओवादियों के लिए। तो माओवादी एल शेप का बारूदी सुरंग बनाते हैं। मसलन आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सड़क लगभग 4 से 6 मीटर चौड़ी है। ठीक किनारे में इस जगह से माओवादी जो है ऐसे जगह से बिल्कुल सीधे एक सुरंग बनाते हैं पहले नीचे और फिर एल शेप का सुरंग बनाकर वहां बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच विस्फोटक प्लांट करते हैं। इन विस्फोटकों में जिलेटिन और कोर्डेक्स वायर का आमतौर पे माओवादी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का जब 50 से 60 किलो का आईडी माओवादी प्लांट करते हैं। आईडी विस्फोट में आए दिन बस्तर के अलग अलग इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में पदस्थ जवान जख्मी होते रहते हैं, घायल होते रहते हैं। और ये जो आईडी होते हैं ये प्रेशर आईडी होते हैं और इनका वेट 1-1.5 किलो 2 किलो के आसपास होता है। ऐसे में जवानों को बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे विस्फोट के जद में आने के बाद जवान हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं, उनका पैर उनके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। लेकिन जब कमांड आईडी का प्लांट करते हैं माओवादी तो फिर इस तरह का बड़ा विस्फोट होता है और ऐसे विस्फोट में कई जवान हमारे वो शहीद हो जाते हैं। बता दूं कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही, पतझड़ का मौसम शुरू होते ही नक्सली टीसीओसी यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं और इसी दौरान माओवादी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीने होते हैं, इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों को बस्तर के जंगलों में, बस्तर के जमीन पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान फूंक फूंक के कदम रखना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी माओवादी इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देके बहुत आराम से निकल जाते हैं। बता दूं घटना स्थल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे अरनपुर थाना है और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे समेली में सीआरपीएफ का कैंप है। पक्की सड़क है और इस सड़क पे आमदरफ्त लोगों की हमेशा जारी रहती है। ऐसे में संभवतः माओवादी इस बारूदी सुरंग को प्लांट करने के लिए रात के वक्त का ही इस्तेमाल किए होंगे और ऐसे बड़े कमांड आईडी को प्लांट करने के लिए माओवादियों को 3 से 4 दिनों का, कभी कभी 1 सप्ताह का भी वक्त लगता है। जैसे कि सरेंडर्ड माओवादियों ने हमें इस तरह के आईडी को प्लांट करने के दौरान जो टैक्टिस, जो रणनीति माओवाद संगठन इस्तेमाल करता है उसके बारे में जब जानकारी हमें दी गई, वो ये है कि 1 से 1.5 सप्ताह का वक्त लगता है। और इसमें हैरान कर देने वाली बात और मैं आपको बता दूं, कमोबेश इन इलाकों में जब जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाते हैं तो वो पैदल ही जाते हैं। जब पैदल जाते हैं तब उनके साथ बीडीएस की टीम होती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, जो सामने सामने होती है, बाकी जवान पीछे होते हैं। बम यदि डिटेक्ट होता है तो उसे डिफ्यूज किया जाता है। कई बार बम डिटेक्ट नहीं हो पाता है और इस तरह की बड़ी वारदातों को माओवादी अंजाम दे पाते हैं। तो जब जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पे, आरओपी पे, रोड ओपनिंग पार्टी पे जब निकलते हैं तो बिल्कुल सड़क के दोनों किनारे पे चल रहे होते हैं। अब इस दौरान यदि माओवादी 1 सप्ताह का वक्त ले रहे हैं इस तरह के आईडी को प्लांट करने के लिए, तो जब 1 सप्ताह के दौरान रात के वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी, और तब वो जब किनारे से मिट्टी खोदते हैं उस आईडी को प्लांट करने के लिए, तो उस मिट्टी को जो है इसी जगह पर नहीं फेंकते, बल्कि उस मिट्टी को यहाँ से काफी दूर ले जाकर फेंकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश मिट्टी है वो समझ में आती है
और बगल का जो मिट्टी होता है उसे लाकर फिर ढक दिया जाता है, फिर दूसरे रात का इस्तेमाल करते हैं माओवादी आगे बारूदी सुरंग में को खोदने के लिए। तो इस तरह कैसे एक लंबी प्रक्रिया होती है, इस तरह के आईडी को प्लांट करने के लिए माओवादी लंबा वक्त लेते हैं और फिर आईडी प्लांट करते हैं। अब चूंकि सड़क के बीचों बीच इस आईडी को प्लांट किया गया था, करीब 8 से 10 फीट अंदर जमीन के अंदर प्लांट किया गया था, इस वजह से संभवतः बीडीएस की टीम ने इस बम को डिटेक्ट नहीं कर पाया होगा, या फिर इस जगह पर बीडीएस की टीम कभी पहुंची ही नहीं और माओवादी इस आईडी को प्लांट कर इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाने में कामयाब हुए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि बस्तर में माओवाद, छत्तीसगढ़ में माओवाद काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन माओवादी बार बार इस तरह की वारदात को अंजाम देकर इस बात का एहसास दिलाते हैं कि माओवादियों का ताकत अभी कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर सरकार को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करना चाहती है तो एक ठोस रणनीति के साथ काम करना होगा और बेहतर प्लानिंग के साथ काम करना होगा, तभी इस इलाके से माओवादियों का खात्मा संभव है। हालांकि पिछले कुछ समय में अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करके माओवादियों के कोर क्षेत्र को, या माओवादी जहां पे समानांतर सरकार चलाते थे वहां तक सरकार की दखल कुछ हद तक बड़ी जरूर है, लेकिन इस तरह की वारदात को अंजाम देके नक्सली बार बार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप भले ही कैंप खोल लीजिए, आपके कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी पे आके नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम देकर बहुत आसानी से 11 परिवारों के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए छीन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस घटना में जो 10 जवान शहीद हुए हैं, ये 10 जवान मूलतः बस्तर दंतेवाड़ा के ही रहने वाले हैं। मैं इन 10 जवानों के नाम आपको बता दूं, इनमें जोगी सोडा हैं जो कि प्रधान आरक्षक रहे हैं, मुन्ना राम कड़ती हैं ये भी प्रधान आरक्षक रहे हैं, संतोष तामो ये भी प्रधान आरक्षक, उसके बाद दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, जोगा कवासी और हरिराम मंडावी ये 9 आरक्षक रहे हैं, बिल्कुल 9 पदस्थ आरक्षक रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में, डीआरजी में। और इसके बाद गोपनीय सैनिक पे पदस्थ 3 लोगों की इस घटना में मौत हो गई, जिनमें राजू राम करटम, जयराम उड़ियाम और जगदीश कवासी शामिल हैं। उसके साथ ही एक निजी वाहन चालक की भी मौत हुई, जिनका नाम धनीराम यादव बताया जा रहा है। एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है ये, बड़ी घटना माओवादियों ने अंजाम दिया है। बिल्कुल डामर से सनी जो सड़क है, 2 लेन सड़क है, और यहाँ पे इस तरह की वारदात को अंजाम दे के बड़े आसानी से यदि माओवादी निकलते हैं तो सरकार के दावों पे, पुलिस के दावों पे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिनमें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, इन सभी ने घटना में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की, और साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि राज्य सरकार की हर तरह से मदद करने के लिए इस पूरे मामले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन पे आश्वस्त किया है, विश्वस्त किया है, और साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इस घटना में शहीद तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में माओवादियों ने इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, टेकुलगुडम में ये एनकाउंटर माओवादियों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें 23 जवानों की शहादत हुई थी और डीआरजी के उसमें 8 जवान शामिल थे। और 2022 के टीसीओसी में, टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए, हालांकि छोटी मोटी वारदातों को अक्सर माओवादी अंजाम देते रहते हैं। और फिर चूंकि इस साल चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने हैं और टीसीओसी का महीना चल रहा है, ऐसे में बड़े माओवादियों द्वारा लगातार अलग अलग वारदातों को 2023 के टीसीओसी में लगातार अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। कुछ दिन पहले ही बीजापुर के एमएलए विक्रम मंडावी पे माओवादियों द्वारा हमला किया गया, हालांकि बाद में माओवाद संगठन द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर इस पूरी घटना में राजनेता पे हमला नहीं होना कहा था, स्वीकारा था। और साथ ही लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है, यात्री बसों में आगजनी हुई है, निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फरवरी माह में डीआरजी के 3 जवान जो है एनकाउंटर में मारे गए थे, और अब जो है एक साथ डीआरजी के 10 जवानों की शहादत हुई है, और ऐसा पहली बार हो रहा है बस्तर में कि डीआरजी के 10 जवान एक साथ एक ही घटना में शहीद हुए हैं। डीआरजी के जवानों से अक्सर माओवादी खौफ खाते हैं, हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस से जितना खौफ नहीं खाते माओवादी,
डीआरजी के जवानों से खौफ खाते हैं, लेकिन आज इस घटना में डीआरजी के 10 जवानों की एक साथ शहादत हुई है और इस घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने घटना में शहीद हुए तमाम जो जवान रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं बता दूं कि ये जो तमाम जवान हैं इनके पार्थिव शरीर को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के लिए रवाना कर दिया गया है और कल जो है इन जवानों को दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय में पीएम के बाद पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो ये तमाम वो जानकारियां रही हैं इस घटना से जुड़ी हुई, बेहद दुखद घटना रही है। मुझको लगा कि घटना स्थल पर पहुंचकर ऐसी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं जिससे पूरा देश आज आहत है, दुखी है। और ऐसे में मुझको लगा कि घटनास्थल की तस्वीरें दर्शकों को दिखाऊं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की खबरों से बाखबर रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल न्यूज़बाजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।